सिने सागा हिंदी प्रेजेंटिंग जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ कहानी की शुरुआत में प्रोफेसर ड्राइवर को दिखाया जाता है जो एक वॉल्केनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि वो ज्वालामुखी के ऊपर शोध करते हैं। उन्हें उनका एक कलीग बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे भाई की लैब को अब बंद किया जा रहा है। ड्राइवर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो ड्राइवर को कहते हैं कि पिछले 10 सालों से तुम्हारे भाई लापता है, उनके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और वैसे भी अब हमारे पास लैब के लिए किसी तरह की कोई भी फंडिंग नहीं आ रही। ड्राइवर अपने घर आ जाता है जहां पर उसके भाई की वाइफ अपने बेटे को यानी कि ड्राइवर के भतीजे को उसके पास 10 दिनों के लिए छोड़ने के लिए आई है। साथ ही वो ड्राइवर के भाई मैक्स का एक बॉक्स भी ड्राइवर को देती है। ड्राइवर जब उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स के अंदर उसके भाई का सामान होता है और इसी में उसके भाई की एक फेवरेट किताब भी होती है, जिस किताब का नाम होता है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसे राइटर जूल्स ने लिखा था। ये एक पूरी फिक्शनल किताब है और जब ड्राइवर उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसे उसके भाई के कुछ नोट्स दिखते हैं जो उसने किताब में लिखे थे, जिसमें 3 जगहें लिखी होती हैं, बोलिविया, मंगोलिया और हवाई। ये सब नोट्स देखने के बाद वो अपने भतीजे शॉन को लेकर अपनी लैब में आ जाता है, जहां पर वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन तीनों जगहों को देखता है। ये वो जगहें हैं जहां पर ज्वालामुखी है और इस वक्त इन तीनों जगहों का वातावरण ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आज से 10 साल पहले था, जब ड्राइवर का भाई मैक्स अचानक से हमेशा के लिए गायब हो गया। अब ये कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि इन तीनों जगहों के अलावा एक और ऐसी जगह है जहां पर ठीक इसी तरह का वातावरण है और ये जगह होती है आइसलैंड। ड्राइवर भी अब आइसलैंड जाना चाहता है। वो अपने भतीजे शॉन को बताता है कि तुम्हारे पिता और मैं हमेशा वोल्केनिक ट्यूब्स के बारे में बात करते थे। ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि ज्वालामुखी के अंदर वोल्केनिक ट्यूब्स हो, यानी कि ऐसे रास्ते हो जिससे हम धरती के सेंटर में जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले मैक्स इसी की खोज में आइसलैंड गया होगा और अब मैं भी आइसलैंड जा रहा हूँ। हालांकि वो अपने भतीजे शॉन को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए दोनों के दोनों अब आइसलैंड पहुंच जाते हैं, जहां ये एक साइंटिस्ट के घर पर जाते हैं जो वोल्केनो के ऊपर रिसर्च करता है। पर दरवाजा उसकी बेटी खोलती है जिसका नाम हना है। हना इन दोनों को बताती है कि उसके पिता 3 साल पहले इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ड्राइवर उसे अपने भाई की वो किताब दिखाता है जिस पर उसे बहुत विश्वास था, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ड्राइवर हना से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा भाई यहाँ आने के बाद तुम्हारे पिता से जरूर मिला होगा। हना इस किताब को देखने के बाद अपने पिता की यही किताब निकालती है और जब ये दोनों किताबों के नोट्स मिलाते हैं तो दोनों ने ही अपनी अपनी किताबों पर एक जैसे मार्क किए होते हैं। हना इन दोनों को बताती है कि हालांकि ये किताब एक साइंस फिक्शन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना है कि इस किताब में सेंटर ऑफ द अर्थ के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है और मेरे पिता इन सभी बिलीवर्स में से सबसे बड़े बिलीवर थे। उन्हें यकीन था कि धरती के नीचे कोई ना कोई दुनिया है। ड्राइवर कहता है कि मैं उस ज्वालामुखी तक जाना चाहता हूँ। हना इन दोनों को बताते हैं कि वहाँ तुम्हारी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स है। मैं एक माउंटेन गाइड हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। और अगले दिन एक लंबा सफर तय करने के बाद ये तीनों के तीनों ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वो यंत्र मिल जाता है जिससे ड्राइवर को यहाँ की लोकेशन, यहाँ के वेदर के बारे में पता चला था और ये 10 साल पहले उसके भाई ने लगाया था। पर इससे पहले कि वो उसे खोलता है, यहाँ पर वेदर खराब हो जाता है, बिजली चमकना शुरू हो जाती है। हाना और शॉन एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो ड्राइवर को भी जल्दी से अंदर आने के लिए कहते हैं, पर ड्राइवर उस यंत्र के बिना नहीं आना चाहता। ड्राइवर उस यंत्र को, उस एंटाइना को निकाल लेता है, पर यह बिजली को अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसीलिए ड्राइवर के चारों तरफ बिजली गिरना शुरू हो जाती है। हाना उसे कहती है कि तुम्हें इसे फेंकना होगा। ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए उस यंत्र को फेंक देता है और तभी बिजली गुफा के ऊपर गिरती है, जिससे गुफा का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये तीनों के तीनों अब अंदर फंस चुके हैं। हना इन दोनों को बताती है कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी माइन भी है, जहाँ पर अब किसी तरह का कोई काम नहीं होता। हमें उस माइन तक पहुंचना होगा। ये तीनों के तीनों आगे बढ़ते हैं, जहां पर इनके सामने एक बहुत गहरी खाई होती है और उस खाई से नीचे उतरने के बाद ये उस छोड़ी हुई माइन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ट्रैक्स होते हैं, ट्रॉलीज होती हैं और अब इनको लगता है कि ट्रॉली से ये बाहर निकल सकते हैं। ये तीनों के तीनों ट्रॉली में बैठ जाते हैं और ट्रॉली बहुत स्पीड से अब नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। एक जगह ट्रैक भी नहीं होता, लेकिन किसी तरह से ये उसे पार कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद इन सब की ट्रॉलीज अलग हो जाती है। जिस ट्रॉली में हना होती है उसका ट्रैक खत्म होने वाला होता है, इसीलिए उसे ड्राइवर की ट्रॉली में आना पड़ता है और बहुत जल्द उस ट्रॉली का भी ट्रैक खत्म हो जाता है जिसमें हना और ड्राइवर है। ये दोनों किसी तरह से उस ट्रॉली से कूद जाते हैं और ट्रॉली आगे दीवार से जाकर टकराती है। अब यहाँ पर शॉन भी आ जाता है। ये देखते हैं कि दीवार से ट्रॉली टकराने के बाद उसमें एक छेद
छेद हो गया है। और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो पूरी तरह से अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे हीरे होते हैं। शॉन अपने बैग में बहुत सारे हीरे भर लेता है और तभी इन्हें कुछ चटकने की आवाज आती है। ड्राइवर समझ जाता है कि जिस जगह पर ये खड़े हैं, ये ज्वालामुखी के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा पत्थर है जो कांच की तरह पतला है, जो जरा सी हलचल से टूट जाता है। वो अपने भतीजे शॉन को कहते हैं कि तुम धीरे धीरे यहाँ से निकलो। और जब शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके बैग से एक हीरा गिरता है, जिससे पूरी की पूरी दीवार ढह जाती है और ये नीचे खाई में गिरना शुरू हो जाते हैं। कई मिनटों तक गिरने के बाद भी ये नीचे तल तक नहीं पहुंचते, तो ड्राइवर इन्हें गिरते गिरते बताता है कि जूल्स की किताब में इसका वर्णन है। उसमें लिखा है कि ये कई सौ कई हजार मील लंबी हो सकती है और जब आप इसके धरातल तक पहुंचोगे तो वहां पर एक वाटर स्लाइड आएगा और तभी कुछ मिनटों बाद इन्हें पानी की बूंदें हवा में उड़ती हुई नजर आती है। इसके बाद ये वाटर स्लाइड में गिरते हैं, जहां से होते हुए ये तीनों के तीनों पानी के एक बहुत बड़े कुंड में पहुंच जाते हैं। ये तीनों किसी तरह से पानी से बाहर निकलते हैं और तभी ये देखते हैं कि ऊपर आसमान में बहुत सारे पक्षी हैं जो इन्हीं की तरफ आते हैं। है ना? ड्राइवर से पूछते, क्या तुमने कभी इन पक्षियों को देखा है? शॉन कहता है कि हाँ, म्यूजियम में, लेकिन ये धरती पर आज से 150 मिलियन साल पहले हुआ करते थे। अब ये पूरी तरह से धरती से लुप्त है। ये तीनों के तीनों अब गुफा से बाहर आते हैं और जब वे बाहर आते तो पूरी तरह से चौंक जाते, क्योंकि यहाँ पूरी एक अलग दुनिया होती है। और ड्राइवर को समझ में आ जाता है कि उसका भाई और हना के पिता बिल्कुल सही थे। ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यानी कि एक दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया, और जो चित्र जूल्स की किताब के अंदर थे, ठीक वैसी चीजें यहाँ पर भी होती हैं। ड्राइवर कहता है कि यहाँ कोई आया होगा और उसने सारी बातें जूल्स को बताई होंगी, इसीलिए उसने किताब लिखी, यानी कि यहाँ से कोई ना कोई बाहर निकला है। अगर वो बाहर निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। और अब ये आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें एक ट्री हाउस मिलता है। इस ट्री हाउस के अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ड्राइवर का भाई मैक्स रुका था। इन्हें उसकी डायरी और नोट्स भी मिलते हैं। वहीं बाहर हन्ना को दिखाया जाता है, जिसे मैक्स की बॉडी मिल जाती है और ये बात ड्राइवर को और शॉन को बताती है कि दोनों के दोनों मैक्स की मौत से बहुत दुखी होते हैं। मैक्स के नोट्स से इन्हें पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर कभी भी 200 डिग्री तक हो सकता है। इंसान 135 डिग्री से ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। शॉन कहता है कि यहाँ का टेम्परेचर 95 डिग्री है। ड्राइवर कहता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ का 82 डिग्री था, यानी कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है ना। हना अब मैक्स के नोट्स में पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि जूल्स की किताब के अनुसार मुझे इस ओशियन को नॉर्थ साइड से पार करना होगा, जहाँ पर गर्म पानी का एक झरना है जो उल्टा बहता है, यानी कि उससे सतह तक पहुंच सकते हैं। अब ये एक नाव बनाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, और इससे पहले कि यहाँ पर टेम्परेचर 135 से ज्यादा होता, ये तीनों के तीनों अपनी नाव में यहाँ से निकल जाते हैं। नाव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इनके पास मैक्स का पैराशूट भी होता है, जिससे वो यहाँ नीचे तक आया था। इनकी नाव समंदर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है, पर यहाँ समंदर में बहुत खतरनाक मछलियां भी होती हैं जो इनके ऊपर हमला कर देती है। पर तभी इसी समंदर का एक बहुत बड़ा क्रिएचर आता है जो उन मछलियों को खाना शुरू कर देता है। ये अपनी नाव को मोड़ लेते हैं और तभी हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि इनका पैराशूट जिस लकड़ी से बंधा होता है वो टूटना शुरू हो जाती है। शॉन पैराशूट की दोनों रस्सियों को पकड़ लेता है, पर वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो पैराशूट के साथ उड़ जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो किनारे पर होता है। वहां पर उसे वही बर्ड दिखता है जो उन्हें यहाँ सेंटर ऑफ द अर्थ में आने के बाद दिखे थे। उन्हीं में से एक बर्ड शॉन को रास्ता दिखाता है। वो उसे पहाड़ी दरों के अंदर ले जाता है, जहां पर शॉन देखता है कि उड़ने वाले पत्थर हैं, यानी कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से अलग है। शॉन समझ जाता है कि अगर यहाँ पर पत्थर उड़ सकते हैं तो यहाँ पर गर्म पानी का उल्टा बहता हुआ झरना भी होगा, लेकिन इस जगह को पार करने के लिए उसे बहुत गहरी खाई को पार करना है, और पार करने का रास्ता सिर्फ वही उड़ते हुए पत्थर होते हैं। शॉन अपनी जान पर खेलकर उन पत्थरों से इस जगह को पार करता है। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर और हन्ना को दिखाया जाता है जो किनारे तक पहुंच चुके हैं, और तभी हन्ना के ऊपर एक पौधा हमला करता है। वो अपनी टहनियों से उसका गला दबा रहा होता है, पर इससे पहले कि वो हन्ना को मारता, ड्राइवर उस पौधे को जड़ से उखाड़ देता है। वहीं शॉन एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे बहुत बड़े कंकाल होते हैं, और अगले पल उस पर डायनासोर हमला कर देता है। शॉन चिल्लाता हुआ भागता और वह पत्थरों के बीच में फंस जाता है, और इससे पहले कि डायनासोर उसे खा जाता है, ड्राइवर, जिसने शॉन की आवाज सुन ली होती है, वो पीछे से दीवार तोड़कर उसे निकाल लेता है। और तब ये सब देखते हैं कि इनके सामने वही गीजर है, यानी कि पानी का उल्टा बहता हुआ झरना जहां से बाहर निकल सकते हैं। ये तीनों के तीनों गीजर की तरफ भागना शुरू करते हैं। डायनासोर अब भी इनके पीछे होता है।
ड्राइवर को पता चल जाता है कि जिस जमीन पर ये भाग रहे हैं वो कच्ची है, इसीलिए वो शॉन को और हना को दूसरी तरफ भागने के लिए कहता है और डायनासोर जब उस तक पहुंचने वाला होता है कि जमीन नीचे धंस जाती है और डायनासोर खाई में गिर जाता है। अभी ये तीनों के तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पानी लगातार गर्म हो रहा होता है, लेकिन इन्हें यहां से आगे बढ़ने के लिए एक नाव की जरूरत है। तभी हना डायनासोर के सिर के कंकाल को नाव बना के ले आती है। ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तभी ढलान आती है जहाँ पर इनकी नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पानी भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और इनकी नाव एक बहुत गहरी खाई से नीचे गिरती है और चट्टानों के बीच में फंस जाती है। ये देखते हैं कि नीचे धधकता हुआ लावा होता है। ड्राइवर कहता है कि हम लेट हो गए, गीजर खत्म हो चुका है। दरअसल उल्टे पानी के गर्म बहते हुए झरने का मतलब ये था कि जब भी लावे में पानी पड़ता है तो लावा ऊपर की तरफ बहुत प्रेशर से गैस छोड़ता है और उसमें इतनी पावर होती है कि बड़ी से बड़ी, भारी से भारी चीज भी बाहर निकल जाती है। जिस तरह से लावा बाहर निकलता है, ड्राइवर इन्हें बताता है कि अब यहाँ पर पानी 2-3 घंटों बाद आएगा, तब तक हम गर्मी से मर जाएंगे। तभी हना देखती है कि दीवार से पानी रिश्ता होता है। ये समझ जाते हैं कि दीवार के उस तरफ बहुत सारा पानी है। यहाँ पर दीवारों की दीवारों में मैग्नीशियम भी होता है जिसे आसानी से ब्लास्ट किया जा सकता है। ड्राइवर उस मैग्नीशियम को ब्लास्ट करता है जिससे बहुत सारा पानी लावे में गिरता है। पानी लावे में गिरने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशर वाली स्टीम बनती है और इनकी नाव बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद ये धरती से बाहर निकलते हैं। इनकी नाव बहुत तेजी से एक ढलान से, जो किसी किसान का खेत है, होते हुए नीचे की तरफ बढ़ रही होती है और अगले पल ये उसी किसान के घर पर आकर टकरा जाते हैं। किसान अपने फसलों के नुकसान से बहुत दुखी होता है, इसीलिए वो इन्हें इटालियन भाषा में कुछ बोल रहा होता है। ये समझ जाते हैं कि ये अब इटली पहुंच चुके हैं। इसके बाद शॉन अपने बैग से एक हीरा निकालता है जो नीचे अबंडन्ड माइन से लेकर आया था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, और वो हीरा वो किसान को दे देता है। यहाँ पर उसके बैग में और भी बहुत सारे हीरे होते हैं, यानी कि ना सिर्फ इन्होंने एक नई दुनिया को डिस्कवरी किया बल्कि अब ये बहुत अमीर भी हो गए हैं। यहाँ पर हना और ड्राइवर दोनों एक दूसरे से अब प्यार भी करते हैं। इसके बाद ड्राइवर अपने भाई की लैब को, जो फंडिंग की वजह से बंद कर दी गई थी, उसे भी दोबारा शुरू करवा देता है। शॉन जब वापस अपने घर जा रहा होता है तो ड्राइवर उसे उसके पिता की एक दूसरी किताब देता है जिसका नाम होता है लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। ड्राइवर शॉन से पूछता है कि तुम क्रिसमस की छुट्टियों में क्या कर रहे हो। शॉन कहता है कुछ नहीं। वो कहता है शायद हम यहाँ जा सकते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.8। इस फिल्म का बजट था $60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $244 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो सिनी सागा हिंदी को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले अपडेट्स पाएं। अगली वीडियो तक मूवीज का मजा लीजिए, अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें सिनी सागा हिंदी के साथ।